हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सोनिया कुशवाहा। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आज हम लोग बहुलवाद के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बहुलवाद का अर्थ जानेंगे, बहुलवाद की परिभाषा, बहुलवाद ने जो आक्षेप लगाए हैं संप्रभुता पर उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुलवाद के सिद्धांत और बहुलवाद की आलोचनाएँ देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बहुलवाद के अर्थ से। तो बहुलवाद क्या है? हमने दोस्तों इससे पहले की वीडियोस में संप्रभुता के बारे में पढ़ा था। संप्रभुता के बारे में हमने पढ़ा था कि संप्रभुता को एक सर्वोच्च शक्ति बताया है। इसमें प्रमुख विचारक अगर हम देखें तो हॉब्स हैं, हीगल हैं, ऑस्टिन है, बोंदा है। इन्होंने बताया था कि राज्य में एक सर्वोच्च शक्ति होती है। सर्वोच्च शक्ति वो किसी एक मनुष्य में हो सकती है या कुछ मनुष्यों में हो सकती है। उन्होंने बताया था कि ये सर्वोच्च शक्ति हर राज्य में होती है जो वहाँ के लोगों पर शासन करती है। तो जो ये सर्वोच्च शक्ति, और बताया था उन्होंने कि जो ये सर्वोच्च शक्ति होती है वो निरंकुश होती है, यानी कि वो सर्वोच्च होती है और उस पर किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। तो बहुलवाद क्या है? बहुलवाद इसी विचार का पर वो आक्षेप लगाते हैं। बहुलवाद इसी विचार के प्रति प्रतिक्रिया है। बहुलवाद कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, राज्य ही केवल सर्वोच्च शक्ति नहीं है। तो अगर फिर बहुलवाद कहता क्या है? बहुलवाद एक बात को लेकर चलता है। बहुलवाद कहता है कि राज्य जो है वो समुदायों का समुदाय है, यानी कि वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं। केवल वो एक राजनीतिक प्राणी नहीं है, बल्कि वो सामाजिक प्राणी भी है, वो आर्थिक प्राणी भी है, वो राजनीतिक प्राणी के साथ भी है, नैतिक प्राणी भी है, आध्यात्मिक प्राणी भी है। तो कहता है इस तरीके से मनुष्य के जीवन के बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं। तो कहते हैं कि राज्य जो है वो केवल राजनीतिक पहलू को प्रभावित करता है। इसी तरीके से अन्य समुदाय हैं, जैसे आर्थिक समुदाय हो गए, वो आर्थिक पहलू को प्रभावित करते हैं। धार्मिक समुदाय हो गए, वो धार्मिक या आध्यात्मिक पहलू को प्रभावित करते हैं। तो वो कहते हैं कि राज्य इन्हीं समुदायों जैसा एक समुदाय है केवल, और जो बाकी समुदाय हैं वो भी राज्य के समकक्ष हैं, यानी कि राज्य के बराबर ही हैं, राज्य से कहीं भी सर्वोच्च नहीं है। तो यहाँ पे वो सबसे पहली चीज़ तो निरंकुश संप्रभुता का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी संप्रभुता नहीं होती जो पूरी तरह से निरंकुश हो, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना लगा हो। तो यहाँ पर बहुलवादी ये कहते हैं कि जो राज्य है वो एक समुदाय है ऐसा, जिस तरीके की और समुदाय, उसकी और ज़्यादा वैल्यू नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली जब हम इस टर्म को यूज़ करते हैं तो हम समझते हैं जैसे हम किसी राज्य से यूपी, बिहार, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। बट जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं और यहाँ पे हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग इस समय से मतलब देश समझते हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब देश होता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हुए राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग इसको देश ही समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा बहुलवाद का अर्थ। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इससे इसका अर्थ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेसियो बहुलवाद की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि बहुलवादी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक ही स्रोत नहीं है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जब हमने संप्रभुता के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि राज्य में सत्ता का केवल एक ही स्रोत होता है, लेकिन बहुलवादी ऐसा नहीं मानते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि सत्ता के स्रोत को वो कई सारे मानते हैं और सत्ता को विभाजित भी मानते हैं, जबकि संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत संप्रभुता को विभाजित नहीं मानता था। आगे हम देख लेते हैं प्रमुख बहुलवादी विचारक कौन कौन से हैं। तो गियरके, मैटलैंड, फिगिस, डिग्बिट, क्रैब, लिंडसे, डर्कहैम, मिस फॉलेट, बार्कर, GDH कोल और लास्की, ये कुछ प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। इसके बाद हम लोग बहुलवाद के सिद्धांत देख लेते हैं कि बहुलवाद के प्रमुख मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहली जो मान्यता है या सिद्धांत है बहुलवाद का, वो है राज्य केवल एक समुदाय है। तो हम देखें, जैसा कि संप्रभुतावादी विचारकों ने बताया है कि राज्य एक सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रभाव डालती है। तो बहुलवादी इसे नहीं स्वीकार करते। वो कहते हैं कि राज्य केवल एक समुदाय है। राज्य में बहुत सारे समुदाय होते हैं,
जैसे आर्थिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, नैतिक समुदाय, धार्मिक समुदाय। राज्य भी एक ऐसा ही समुदाय है जो केवल मनुष्य के राजनीतिक जीवन के पक्ष पर ही प्रभाव डालता है। इसके बाद अगला इसका सिद्धांत है बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। तो बहुलवादी विचारक जो हैं वो राज्य और समाज में अंतर करते हैं और वो समाज को राज्य की तुलना में बहुत अधिक बड़ा संगठन बताते हैं और वो कहते हैं कि राज्य जो है समाज का केवल मात्र एक अंग है। इसके बाद अगली जो इसका सिद्धांत है वो है नियंत्रित सत्ता में विश्वास। बहुलवादी राज्य की नियंत्रित सत्ता में विश्वास करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा जब हमने संप्रभुता के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि संप्रभुतावादी जो विचारक थे जैसे ऑस्टिन, वो असीमित संप्रभुता की बात करते थे। यानी कि वो कहते थे कि राज्य की सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो उसे आंतरिक रूप से या फिर बाहरी रूप से उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखती हो। बहुलवादी ऐसा नहीं मानते। बहुलवादी नियंत्रित सत्ता में विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं कि आंतरिक रूप से अगर देखें तो आंतरिक रूप में भी राज्य अपनी प्रकृति, अपने नागरिकों, अपने समुदायों के अधिकारों से सीमित होता है। जैसे अगर कोई राज्य कुछ भी गलत करता है तो जो नागरिक हैं उसका विरोध कर सकते हैं, उसकी सत्ता को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से उस पर आंतरिक प्रतिबंध हो जाता है। और बाहरी प्रतिबंध अगर देखें तो किसी भी राज्य पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का या अंतर्राष्ट्रीय जनमत का प्रभाव पड़ता है और वो उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो बहुलवादी ये कहते हैं कि वो आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में नियंत्रित है, यानी कि अनियंत्रित सत्ता जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगला सिद्धांत है बहुलवादी के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र व उच्च होता है। बहुलवाद कहता है कि कानून जो है वो राज्य से स्वतंत्र भी है और उच्च भी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि संप्रभुता पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि कानून क्या है? कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र है, यानी कि जो संप्रभु ने कह दिया वही कानून है। तो जब संप्रभु कानून के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि संप्रभु उस कानून के अधीन नहीं आता। लेकिन बहुलवादी इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कानून राज्य से स्वतंत्र है और कानून राज्य से उच्च भी है। चाहे वो राजा हो या संप्रभु हो, उस पर भी कानून लागू होता है। अगली इनकी जो सिद्धांत है वो है विकेंद्रीकरण में विश्वास। बहुलवादी विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। हमने देखा था कि संप्रभुता के सिद्धांत में सारी सत्ता एक मनुष्य या फिर कुछ मनुष्यों के हाथ में होती है। तो बहुलवादी कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो निरंकुश होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सत्ता की, और जिसके लिए बनाया गया है राज्य को, लोगों के कल्याण के लिए, वो जो मोटिव है वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब निरंकुश हो जाएगी सत्ता तो वो लोगों का कल्याण करने की बजाय उन पर अत्याचार करने लगेगी। इसलिए बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। कहते हैं कि शक्तियों में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियों के विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना होकर थोड़ी थोड़ी शक्ति अलग अलग लोगों के हाथ में केंद्रित होती है, जिससे एक ही आदमी अपनी मनमानी नहीं कर पाता। अगला इनका सिद्धांत है बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोधी नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुलवाद राज्य के अस्तित्व का विरोध नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि राज्य को ख़त्म कर देना चाहिए। वो राज्य की सर्वोच्चता का विरोध जरूर करता है, लेकिन राज्य को ख़त्म करने के बारे में वो बात नहीं करता। तो यहाँ पे वो कहता है कि राज्य जो है वो अन्य समुदायों की तरह ही एक समुदाय है, उसी के बराबर है। वो यहाँ पे राज्य को इतना ज़रूर कहता है कि वो बाकी सारे समुदायों में प्रथम समुदाय है, लेकिन वो और किसी भी तरीके से राज्य को ज़्यादा महत्व देने को तैयार नहीं है। इस तरीके से बहुलवादी राज्य के अस्तित्व के विरोधी नहीं है। अगला जो इनका सिद्धांत है वो है बहुलवाद एक जनतंत्रात्मक विचारधारा है। इसका अर्थ ये है कि बहुलवाद लोकतंत्र का विरोधी नहीं है। बहुलवाद अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कभी भी हिंसात्मक प्रणाली के प्रयोग को स्वीकार नहीं करता। वो ये कहता है कि बहुलवाद जो है वो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान में विश्वास करता है। बहुलवाद का उद्देश्य है कि सर्वाधिकारवादी राज्य की जगह एक जनतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हो, जिनसे कि किसी भी तरीके से राज्य में रहने वाले नागरिकों का जो अधिकार हैं उनका हनन ना हो, उनका शोषण ना हो। इसके बाद
इनकी अगला जो सिद्धांत है वो ये है, बहुलवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करता है। अब ये व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है? व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। GDH कोल इसके समर्थक हैं। इन्होंने बताया था कि जो प्रतिनिधित्व होता है वो व्यवसाय के आधार पे होना चाहिए। जैसे वो कहते हैं कि किसानों का अगर कोई नेता चुनना है तो वो किसान ही होना चाहिए ताकि वो उनकी समस्याओं को समझ सके। अगर वकीलों का कोई नेता चुनना है या डॉक्टर्स का कोई नेता चुनना है तो वो खुद भी वकील या डॉक्टर ही होना चाहिए ताकि वो उनकी समस्याओं को समझ सके। इसे व्यावसायिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। बहुलवाद भी इसी तरीके के व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बात करता है। वो भी यही कहता है कि चुनाव जो है वो व्यवसाय के आधार पर ही निश्चित ही होने चाहिए। जैसे अगर किसानों के बारे में जानने के लिए या किसानों का भला करने के लिए किसी नेता को चुनना है तो वो नेता किसान ही होना चाहिए, तभी वो किसानों की समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को समझ सकेगा। इस तरीके से बहुलवादी व्यावसायिक प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता या संप्रभुत्ता पर बहुलवादियों ने क्या क्या आक्षेप लगाए हैं। तो इसमें सबसे पहला देख लेते हैं हम, समाज की वर्तमान स्थिति के आधार पर। ये कहते हैं कि समाज की वर्तमान स्थिति के आधार पर हम संप्रभुत्ता के एकलवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है कि व्यक्ति की जो आज का जीवन है, आज उसके जीवन की बहुत सारी आवश्यकता हैं, जिनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में राज्य जो है वो असमर्थ है। तो मनुष्य का बहुमुखी विकास करने के लिए उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी आधार पर हम देखें तो केवल राज्य का महिमा मंडन करना गलत है। लास्की के शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं। लास्की कैसे हैं? कहते हैं, आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण होने के लिए सामाजिक संगठन के ढांचे का स्वरूप संघीय होना चाहिए। यानी कि अगर सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो केवल राज्य पर ही डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, बल्कि और भी समुदायों के बारे में भी हमें पूरी तरीके से जानकारी रखनी होगी और भी समुदायों को महत्व देना होगा। इसके बाद वो दूसरा जो बताते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर भी वो संप्रभुत्ता पर आक्षेप करते हैं बहुलवादी। वो कहते हैं कि जिस प्रभुसत्ता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की बात ऑस्टिन करते हैं, ऐसी सत्ता तो कभी भी रही ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमेशा ही जो राज्य रहा है, जो राजा रहा है, उस पर हमेशा किसी न किसी तरीके का बंधन रहा है। या तो वो सामाजिक बंधन रहे हैं या फिर वो ईश्वरीय बंधन रहा है। जैसे कि जब हम दैवीय सत्ता की बात करते हैं तो भी ये माना जाता है कि अगर राजा अपनी प्रजा का पालन सही ढंग से नहीं करेगा तो इसका दंड उसे ईश्वर देंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एकलवादी प्रभुसत्ता की बात जो संप्रभुत्तावादी करते हैं वो तो वास्तव में कहीं रही ही नहीं। इसके बाद हम अगली देख लेते हैं, व्यक्ति के विकास के आधार पर। तो बहुलवादी जो हैं वो संप्रभुत्ता का विचार जो है व्यक्ति के विकास में भी बाधक बताते हैं। वो कहते हैं कि राज्य बनाया क्यों गया था? वो कहते हैं राज्य को बनाया गया था व्यक्ति के विकास के लिए। राज्य को व्यक्ति के विकास के लिए बनाया गया था, यानी कि जो व्यक्ति है वो साध्य है और राज्य साधन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम राज्य को असीमित अधिकार दे देंगे तो वो निरंकुश होने का भय हो जाएगा उसके, और निरंकुश होने के बाद वो व्यक्तियों का शोषण कर सकता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। तो जिस मान्यता को लेकर राज्य व्यक्ति के विकास के लिए राज्य बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से वो व्यक्ति के विकास में भी विकास के आधार पर भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं या इसका विरोध करते हैं। इसके बाद वो अगला आधार लोकतंत्र के आधार पर भी संप्रभुत्ता पर आक्षेप करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का आधार यह है कि जनता पे हाथ में शासन हो। लेकिन वो कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो नौकरशाही होती है, उसी के हाथ में पूरा शासन होता है, जिसे हम पूरी तरीके से लोकतंत्र नहीं कह सकते। लेकिन वो कहते हैं अगर बहुलवाद को अपनाया जाए तो वास्तव में जनता, यानी कि क्योंकि सत्ता जो है अलग अलग समुदायों में बटी होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, तो बहुत सारे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है। इस तरीके से जनता जो है वो स्वयं भी सत्ता की भागीदार बन जाती है। तो अगर बहुलवादी ये मानते हैं कि अगर बहुलवाद को अपनाया जाए तो लोकतंत्र को वास्तव में अपनाया जा सकता है। इसके बाद वो कानून के स्वरूप के आधार पर अगली बात कहते हैं
वो कहते हैं कि संप्रभुतावादी जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है और कानून क्या है, संप्रभु की आज्ञा मात्र है। लेकिन बहुलवादी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, कानून केवल संप्रभु की आज्ञा नहीं होता बल्कि वो रीति रिवाज और नैतिकता से भी प्रभावित होता है। जैसे एक डच विद्वान क्रैब की अगर माने तो वो ये कहते हैं कि संप्रभुता केवल इसलिए नहीं माना जाता, केवल कानून को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो राज्य का आदेश है, बल्कि इसलिए माना जाता है क्योंकि वो समाज में उसका समर्थन किया है। जैसे कि अगर हम चोरी की बात करें तो चोरी करना सिर्फ इसलिए अपराध नहीं माना गया है क्योंकि कानून ने कहा है, बल्कि इसलिए भी कहा गया है क्योंकि चोरी करना नैतिक रूप से सही नहीं होता। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुलवाद ने संप्रभुता पर बहुत सारे आक्षेप लगाए हैं, जिसके कारण वो अपने सिद्धांत के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि बहुलवाद का सिद्धांत संप्रभुता के सिद्धांत से ज़्यादा सही है। इस तरीके से हमने देखा कि बहुलवादी जो विचारक हैं वो कुछ कमियां बताते हैं संप्रभुता के सिद्धांत में और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बहुलवादी सिद्धांत को लाया गया है। इसके बाद बहुलवाद के सिद्धांत और बहुलवाद की संप्रभुता पर आक्षेप देखने के बाद हम बहुलवाद की आलोचनाएं देख लेते हैं। वैसे तो जब हम बहुलवाद को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई इन्होंने बहुत सही चीज़ें बताई हैं और जो भी कुछ संप्रभुता के बारे में बताया गया है वो निरंकुश हो सकती है या वो सर्वोच्च होती है। वाकई ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम संप्रभुता के सिद्धांत को पढ़ने के बाद जब हम बहुलवादी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इसकी बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारी कमियां हमें समझ में आती हैं। तो उनमें से देख लेते हैं इसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। सबसे पहली आलोचना है बहुलवाद का तार्किक निष्कर्ष अराजकता। हम ये मानते हैं स्टूडेंट्स कि जब किसी राज्य में एक सर्वोच्च सत्ता होती है तो उस राज्य में कानून व्यवस्था, शांति जो होती है वो बहुत सही तरीके से चलती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए या सत्ता के बहुत सारे स्रोत हो जाएं तो हम ये मान सकते हैं कि राज्य में अराजकता फैल सकती है। तो इस तरीके से अगर बहुलवाद का निष्कर्ष देखें तो बहुलवाद का जो तार्किक निष्कर्ष निकलता है वो अराजकता निकलता है। ये इसकी सबसे पहली आलोचना है। इसके साथ साथ बहुलवाद ये कहता है कि बहुत सारे समुदाय होंगे और वो सारे समुदाय मिलकर काम करेंगे, राज्य उन समुदायों में अग्रणी होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि उन समुदायों का नियमन कौन करेगा और कैसे करेगा, और अगर सभी समुदायों का नियमन नहीं किया गया तो इस बात का क्या वो गारंटी बहुलवादी दे सकते हैं कि जो बाकी समुदाय बनाए गए हैं वो मनुष्य का या नागरिकों का शोषण नहीं करेंगे। तो ये बहुलवाद की एक आलोचना है। अगली आलोचना हम इसकी देख लेते हैं, भ्रामक धारणाओं पर आधारित। बहुलवाद कुछ भ्रामक धारणाओं पर आधारित है। जैसे कि वो कहता है कि प्रत्येक समुदाय का कार्यक्षेत्र एक दूसरे से सर्वथा अलग होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मनुष्य, हालांकि उसके मनुष्य के जो अलग अलग पहलू होते हैं व्यक्तित्व के, जैसे वो सामाजिक भी होता है, वो राजनीतिक भी होता है, नैतिक भी होता है और धार्मिक भी होता है, लेकिन हम इन पहलुओं को अलग कैसे कर सकते हैं। एक मनुष्य आर्थिक भी है, नैतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। अब हम अगर हम ऐसे अलग अलग समुदाय बना दें जो एक नैतिक पक्ष को देखेगा, आर्थिक पक्ष को देखेगा, धार्मिक पक्ष को देखेगा, तो हम इनके कार्यों को अलग अलग कैसे बांट सकते हैं, हम इनको पूरी तरह से अलग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य तो एक ही है, भले उसके जो एस्पेक्ट्स हैं व्यक्तित्व के वो कभी नैतिक होता है, कभी वो आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, लेकिन वो मनुष्य तो एक ही है। तो इन्हें बांटना बहुत मुश्किल है। तो ये जो धारणाएं लेकर चला है बहुलवाद, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भ्रामक है। अगली इनकी आलोचना देख लेते हैं, सभी समुदाय समान स्तर के नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुलवाद ये मान के चलता है कि समाज के सभी समुदायों में समान स्तर मान लिया गया है। वो कहते हैं कि सभी समुदाय जो हैं एक समान स्तर के हैं और बस राज्य जो है वो उनसे थोड़ी सी विशेष स्थिति रखता है और बाकी सारे समुदाय राज्य के बराबर हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठ जाता है कि दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं कि राज्य और बाकी समुदाय राज्य के बराबर भी हों और राज्य उनसे श्रेष्ठ भी हो ताकि वो उन पर नियंत्रण कर सके। तो ये चीज़ सही नहीं है। इसके बाद बहुलवाद अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। एक अंतर्विरोध तो हमने अभी देख लिया
कि हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो राज्य है वो बाकी समुदायों के समान भी है और बाकी समुदायों पर नियंत्रण भी रखता है। ये तो बिल्कुल अंतर्विरोध वाली बात हो जाती है। इसके बाद बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा। विचारकों ने ये आशंका जाहिर की है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस शोषण से बचाने के लिए बहुलवादियों ने संप्रभुता सिद्धांत का विरोध किया था और बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया था, ऐसा तो नहीं होगा कि वही बहुलवादी व्यवस्था व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण करने लगे। क्योंकि जो लोग समुदायों की स्वतंत्रता के नाम पर राज्य के नियंत्रण का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि वो अलग अलग समुदाय हैं जो कि राज्य के नियंत्रण से मुक्त रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना होने लगे कि वो जो समुदाय हैं वो ही मनुष्य का अधिकारों का हनन करने लगे। इसके लिए हम मध्य युग का उदाहरण ले सकते हैं। मध्य युग में हमें याद है कि जब चर्च को भी मनुष्य का एक पहलू, जीवन का एक पहलू, जैसे धार्मिक पहलू देखने की बात की गई थी और चर्च को भी बहुत सारी सत्ता दी गई थी, राज्य के समकक्ष उसको सत्ता दी गई थी। तो हमने देखा था कि उस समय मनुष्य के अधिकारों का कितना ज़्यादा भीषण तरीके से दमन किया गया था, उल्लंघन किया गया था। तो यहाँ पे ये चीज़ गौर करने वाली है कि क्या वाकई बहुलवादी व्यवस्था में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता का हनन तो नहीं हो जाएगा। अगली आलोचना देखते हैं। राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता। राज्य संघों का संघ नहीं है बल्कि वो उनसे उच्च है। बहुलवादी कहते हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है और अन्य समुदायों से उसकी अंतर भी है स्थिति में। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि राज्य संघों का संघ नहीं हो सकता क्योंकि वो उनसे उच्च है, वो उनसे सर्वोच्च है और वो उन सब पर नियंत्रण रखता है। और अगर वो उन पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो हो सकता है कि वो समुदाय जो इसलिए बनाए गए थे कि मनुष्य के शोषण से बचा सके, मनुष्य को अत्याचार से बचा सके, राज्य की निरंकुशता से, तो ऐसा ना होने लगे कि वही जो समुदाय हैं मनुष्य पर, नागरिकों पर क्या करने लगे, उनका शोषण करने लगे। उसके बाद अगला देख लेते हैं। बहुलवाद प्रभुत्व के काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु पर आक्रमण करता है। यहाँ पे विचारक जो हैं वो ये कहते हैं, आलोचना करते हुए, कि बहुलवाद जिस निरंकुश प्रभुसत्ता पर आक्रमण करता है जिसका प्रतिपादन हीगल को छोड़कर राज्य सत्ता के किसी भी समर्थक ने नहीं किया। बोंदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन आदि विचारकों ने राज्य की प्रभुसत्ता की प्राकृतिक, नैतिक या व्यवहारिक कुछ ना कुछ नियंत्रण को स्वीकार किया है। तो अगर हम सिर्फ हीगल को छोड़ दें तो निरंकुश प्रभुसत्ता का जो प्रतिपादन है वो तो किसी और ने किया ही नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो बहुलवादी हैं वो एक काल्पनिक अद्वैतवादी शत्रु बनाकर केवल उस पर आक्रमण करते रहते हैं। इसकी बहुलवाद की अंतिम आलोचना है। बहुलवाद देशभक्त विरोधी है। हम देखते हैं कि संप्रभुता जो है वो देशभक्ति का समर्थन करती है और वो कहते हैं कि राज्य सत्ता के विरुद्ध चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय विचारों का कितना ही महत्व हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में राज्यों में देशभक्ति का अपना एक महत्व है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे बहुलवाद के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा बहुलवाद की आलोचनाएं। इसके बाद बहुलवाद को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर आशीर्वादम कहते हैं, यह एक ऐसे सिद्धांत के रूप में जो कि संप्रभुता के परंपरागत विचारों की ज्यादतियों को ठीक करता है और उसकी कमियों को पूरा करता है, बहुलवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन जब यह संप्रभुता के नैतिक सिद्धांत को उखाड़ फेंकने की बात करता है, तब यदि यह व्यर्थ नहीं तो खतरनाक अवश्य हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था बहुलवाद का सिद्धांत कि कंप्लीट होता है। धन्यवाद।